दोस्त कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम आपके सामने है और ये एक बहुत ही थ्रिलर मूवी होने वाली है। तो हम जरा सा भी इंट्रो नहीं देंगे ताकि आपका थ्रिल खराब ना हो जाए। तो मूवी की शुरुआत रॉय और शर्ले नाम के कपल से होती है। शर्ले की बात की जाए तो रॉय के साथ उसकी दूसरी शादी है। इससे पहले एंटोनी नाम के बंदे से उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ सालों पहले उसकी मौत हो गई। एंटोनी से शर्ले की एक बेटी हुई है जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, और एंटोनी के मरने के बाद शर्ले बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसकी दूसरी शादी रॉय से करा दी गई। साथ ही रॉय का उसकी पहली पत्नी से डाइवोर्स हो चुका है और उसकी भी शर्ले से दूसरी शादी है, यानी कि दोनों दूसरी शादी वाले हैं। तो रॉय एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है वैसे, लेकिन मतलब उतना बढ़िया नहीं चल रहा। वो चाइना से सामान मंगाकर होलसेल में बेचने का काम करता है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से उसका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। रॉय अपना ये बिजनेस अपने एक साथी जितेश के साथ चला रहा है, जिसने आधे पैसे इस बिजनेस में लगाए हुए हैं। अगले सीन में एक बंदा रॉय को आकर एक बुरी खबर सुनाता है कि भाई इस बार का सामान जो कि हमने चाइना से मंगवाया था वो कस्टम में फंस गया है, थोड़ा घूस वगैरह देना पड़ेगा तभी हम सामान को इंडिया लेकर आ पाएंगे, और इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर रॉय परेशान हो जाता है कि यार ये कैसी मुसीबत आ गई, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो उस बंदे को 5 लाख दे देता है क्योंकि उसने और जितेश ने अपने सारे पैसे उन सामान पर लगा दिए थे जो कि करीब 3 करोड़ रुपए के थे, और अगर ये सामान इंडिया नहीं आया तो फिर बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा रॉय को, क्योंकि उसके कहने पर जितेश ने 1.5 करोड़ के आसपास रुपए उसके बिजनेस में लगा दिए थे। अगले सीन में शर्ली के पिता थॉमस उसे फोन करके घर बुला रहे होते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए वो शर्ली और उसके परिवार से नहीं मिले होते। शर्ली भी मान जाती है क्योंकि वैसे भी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने का बहाना मिल जाएगा इसी वजह से। लेकिन जितेश को जैसे ही पता चलता है कि रॉय छुट्टी पर अपनी फैमिली के साथ ससुराल जा रहा है, वो कहता है कि जहाँ तू जा रहा है ना वहाँ इंटरनेट वगैरह तो है नहीं, क्योंकि ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है उसकी। वो सामान आया तो उसकी ऑनलाइन डील वगैरह तो करनी है। रॉय कहता है तू टेंशन मत ले, हमारा सामान आ जाएगा और हम उससे प्रॉफिट भी बना लेंगे। 8-10 दिन की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसके बाद रॉय और शर्ली थॉमस के घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। तो वहीं थॉमस भी अपने गाँव के घर की सफाई करवाना शुरू कर देता है ताकि उसकी बेटी और उसका परिवार आराम से यहाँ पर रह पाए। जिसके बाद रात को रॉय और शर्ली दोनों थॉमस के घर पहुँच जाते हैं। उनको देखकर थॉमस बड़ा खुश होता है। शर्ली बताती है कि पापा टेंशन मत लो, मैं जल्दी बोर्डिंग स्कूल जाऊंगी और सोफी को लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर थॉमस बड़ा खुश होता है। सोफी दोस्तों इनकी बेटी है, शर्ली और रॉय की बेटी। अब रॉय और शर्ली यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि काम के प्रेशर से उनको आराम मिल चुका है, इसलिए दोनों एक साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तब टीवी पर एक न्यूज आती है जो देखकर सभी एकदम परेशान, क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, साथ ही ये पहला लॉकडाउन है। सभी को सलाह दी जा रही है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहे। घरों से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। ये सुनकर वो एकदम परेशान हो जाता है कि यार ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। अब सामान कैसे चाइना से इंडिया आएगा। जितेश भी फोन कर करके उसको परेशान करना शुरू कर देता है कि भाई मेरे 1.5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, उसमें वो सामान नहीं आया तो सब चला जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। भाई कहता है यार तो टेंशन क्यों लेता है हर बात में, अरे कुछ दिनों का लॉकडाउन है फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सब्र रख। लेकिन हमें पता है दोस्तों, लॉकडाउन कुछ दिनों का नहीं बल्कि करीब 2 साल के लिए लग जाएगा, यानी कि अब तो रॉय की मुसीबत बढ़ने वाली है। वो सामान कस्टम में फंसा रहेगा और क्या पता जब लॉकडाउन खत्म हो तब तक वो सामान भी डैमेज हो जाए। इस चीज से रॉय भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कहाँ अपनी परेशानी जितेश को नहीं बताता। एक तरफ सामान की परेशानी, ऊपर से सोफी की भी परेशानी, क्योंकि वो यहाँ अपने माता पिता के पास नहीं आ पाएगी। बोर्डिंग स्कूल की टीचर शर्ली से कहती है आप टेंशन मत लें, जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता हम सोफी को बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे। लॉकडाउन की वजह से रॉय सारा का सारा दिन परेशान रह जाता है। उसे परेशान देखकर थॉमस शर्ली से उसका कारण पूछता है। शर्ली सारी बात बता देती है कि जितेश पैसों के लिए हमें परेशान कर रहा है बार बार, क्योंकि उसने चाइना से आने वाले सामान के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने लगा दिए हैं। लेकिन जब रॉय को सामान मिलेगा ही नहीं तो वो उन्हें बेचकर पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगा। ये सुनकर थॉमस भी हैरान कि यार ये तो बड़ी मुसीबत है, बेचारे रॉय के लिए तो क्या होगा अब। अगले दिन थॉमस शर्ली और रॉय से कहता है देखो मैंने बैंक से कुछ पैसे लोन पर ले लिए हैं, अगर मैं मर गया तो ये घर जो मेरे नाम पर है उसे बैंक जब्त कर लेगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि इस घर और आसपास की सारी जमीन को बेच देता हूँ, कम से कम इससे 4-5 करोड़ तो आ जाएंगे। वैसे भी मेरे मरने के बाद इन सब का मैं करूँगा क्या, बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों से कुछ लाख रुपए का लोन चुका दूंगा, और रही बात रहने की तो शहर में मेरे लिए एक छोटा मोटा घर खरीद देना, क्योंकि वैसे भी इतना बड़ा घर मुझसे संभाला नहीं जाता। ये करने के बाद मतलब ये सब कुछ करने के बाद 3 करोड़ रुपए बचेंगे, उन पैसों को तुम रख लेना ताकि जितेश के पैसे चुका पाओ, और बचे हुए पैसों का अपने पे इस्तेमाल कर लेना। रॉय कहता है कि नहीं नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये सही नहीं है।
आपकी मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी है ये, हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। थॉमस कहता है कि मेरी उम्र हो चुकी है, न जाने का भगवान का बुलावा आ जाए और मेरे बाद इस दुनिया में सिर्फ शेरली है, इसलिए मैं उसकी टेंशन कम करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और तब ना चाहते हुए भी रॉय को इस चीज के लिए हाँ करनी पड़ती है। अब घर का फोटो खींचकर उसको बेचने के लिए लगा दिया जाता है। वहीं एड देखकर एक बंदे को घर पसंद भी आ जाता है, इसलिए वो थॉमस को फोन करके कहता है कि मैं एक बिल्डर हूँ और आपका घर तोड़कर वहाँ पर एक होटल बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपने घर की जो कीमत लगाई उसी कीमत पर मैं घर खरीदने को तैयार हूँ। थॉमस तो बड़ा खुश होता है, लेकिन वो परेशान भी है। वो अपनी परेशानी का कारण रॉय को बताते हुए कहता है कि देखो बेटा, कोई भी ये घर खरीदेगा तो इसको तोड़कर नया बनाएगा, क्योंकि ये पुराना घर है। लेकिन अगर एक घर टूटा तो करीब 12 साल पुराना राज, जिसे आज तक मैंने अपने सीने में दबा कर रखा हुआ है, वो सामने आ जाएगा। रॉय पूछता है कि आखिर आप किस राज की बात कर रहे हैं जो अगर सामने आ गया तो मुसीबत हो जाएगी, क्या राज है वो? थॉमस कहता है कि आज से 12 साल पहले मैंने एक इंसान की लाश को घर के किचन में दफना दिया था। क्या? ये सुनकर रॉय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि क्या कह रहे हो, किचन के नीचे लाश है? आखिर वो लाश किसकी हो सकती है और उसे मारा किसने होगा? लेकिन थॉमस तो कहता है कि ये बात शर्ले को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये घर बेचना है तो हमें वो लाश निकाल कर डिस्पोज करना होगा, ताकि बाद में ये मामला सामने ही ना पाए। ये जानकर तो रॉय एकदम सदमे में चला जाता है। वो सारा दिन बस यही सोचता है कि आखिर मैं किस मुसीबत में पड़ गया। लॉकडाउन, ऊपर से सामान नहीं आ रहा और अब यहाँ लाश का चक्कर। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। उसे ये चीज और ज्यादा परेशान कर रही होती है कि वो लाश आखिर किसकी हो सकती है और उसे मारा किसने होगा। तब अपनी बेचैनी को कम करने के लिए आखिरकार रॉय थॉमस से पूछ ही लेता है कि वो लाश है किसकी। थॉमस रिवील करता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शर्ले के पहले पति एंटोनी की है, जिसे मैंने ही मारकर किचन के नीचे दफना दिया था। रॉय को यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस को तो एंटोनी की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त खुद शर्ली और एंटोनी की माँ ने की थी। तो थॉमस कहता है कि जो लाश पुलिस को मिली थी वो किसी और की थी, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के कारण उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था, लेकिन इत्तेफाक से उसके शरीर पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा एंटोनी के शरीर पर था। इसी वजह से शर्ली और एंटोनी की माँ ने ये मान लिया कि वो एंटोनी है। हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनकी बात मानकर पुलिस वालों ने एंटोनी का केस बंद कर दिया, ये कहते हुए कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई और इस तरह मैं बच गया। लेकिन रॉय बिल्कुल अभी भी सदमे में है। वो थॉमस से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों? अपनी बेटी के पति को मार डाला, क्या वजह होगी इसकी? थॉमस कहता है कि उसे मारने की मेरे पास एक नहीं बल्कि कई वजह थी। तुम एंटोनी को नहीं जानते, वो एक नंबर का घटिया आदमी था। मेरी बेटी से शादी तो की, लेकिन शादी के बाद से वो महीनों महीनों के लिए शर्ली से दूर चला जाता ताकि वो दूसरी लड़कियों के साथ रह पाए, क्योंकि उसका रिलेशनशिप शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ चल रहा था। इतना ही नहीं, वो मेरी बेटी को टॉर्चर भी करता था। और वैसे भी मैं एंटोनी के बाप को जानता था, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान थे। तो मुझे लगा कि एंटोनी भी अपने बाप की तरह होगा, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए हामी भर दी थी अपनी बेटी के लिए। लेकिन एंटोनी इतना घटिया आदमी निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब रॉय घर की पुरानी फोटो एल्बम को देखता है, उसमें से एंटोनी की फोटोज और उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करता है ताकि पता चल पाए कि असल में वो कैसा इंसान था। वहाँ से उसे कुछ जान पहचान वालों के नंबर्स और एड्रेस वगैरह मिल जाते हैं। इसलिए रॉय डिसाइड करता है कि अब तो मिलकर बात करनी ही पड़ेगी। क्या रीजन है इसका? सोचता है कि जैसा थॉमस ने बताया, अगर वैसा ही सब कुछ रहा तो ठीक है, और अगर नहीं तो पक्का कोई बड़ा कारण था इसके पीछे, मतलब एंटोनी की मौत के पीछे। अब अगले दिन वो बंदा घर देखने आता है जो थॉमस का घर खरीदना चाहता है। उसे घर और आसपास का पूरा एरिया बड़ा पसंद आता है और तुरंत ही वो डील भी फाइनल कर लेता है। तो वहीं शर्ली रॉय को एक खुशखबरी देती है कि हम सोफी को घर ला सकते हैं। अब मैंने बोर्डिंग स्कूल से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट बना दी है और उस रिपोर्ट की मदद से मैं लॉकडाउन में भी सोफी के पास जाकर उसे घर लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट की वजह से हमें कोई रोकेगा नहीं और मैं कल ही यहाँ से निकल जाऊंगी सोफी को लाने के लिए। शर्ली तो खुश है कि बेटी आने वाली है, लेकिन रॉय तो बस एंटोनी की लाश की टेंशन में है कि उसका क्या हुआ होगा। अगले सीन में थॉमस का पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने से उसको बड़ी चोट भी आती है। शर्ली और रॉय घर के सारी जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते हैं। तब अकेले में रॉय थॉमस से कहता है कि देखिए, मैं कोई दूसरा तरीका निकालूंगा जितेश के पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, लेकिन मैं किसी अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मुझे काफी ज्यादा डर लगता है इन चीजों से, इसलिए आप एक काम कीजिए, इस घर को मत बेचिए, इससे आपको भी टेंशन नहीं रहेगी और मुझे भी नहीं। इतना कहकर रॉय चला जाता है। पर तभी जितेश रॉय को फोन करके कहता है कि अभी तक तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए, यार कब देगा? मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे पैसे दे दे, डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। अगर एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं मिले तो मैं सबसे पहले अपनी पत्नी को मारूंगा और फिर खुद अपनी जान ले लूंगा। रॉय तो घबरा जाता है कि यार एक हफ्ते में 1.5 करोड़ का बंदोबस्त कैसे होगा। ना चाहते हुए भी उसे ये घर बेचने और एंटोनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मानना पड़ता है, क्योंकि कहाँ है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन। अब घर की डील पक्की होने पर जैसे ही थोड़े एडवांस पैसे मिलते हैं, रॉय सारे पैसे जितेश को भिजवा देता है। उन्हें पाकर फाइनली जितेश को तसल्ली मिलती है और वो रॉय से भी माफी मांगता है कि यार देख,
मुझे बस माफ कर दे, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। फिर रॉय एंटोनी के जानने पहचानने वालों से मिलता है, उसके बारे में और डिटेल्स निकालता है, लेकिन हर इंसान उसे एंटोनी के बारे में अच्छी तरह बात बताता ही नहीं। बस यही कहता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, हर एक की मदद करना, सबकी खुशियों का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझता था। रॉय अब परेशान हो जाता है कि यार ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा है, दूसरी ओर थॉमस कह रहा है कि ये खराब आदमी था। और एक चीज तो है कि किसी ने भी उसके बारे में कोई गलत शब्द नहीं कहा। तो रॉय जब इस बारे में थॉमस से पूछता है, थॉमस कहता है कि सारे लोग एंटोनी की तारीफ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने सारे जानने पहचाने वालों को फ्री में दारू जो पिलाया करता था और उनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। लेकिन वो बाकियों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी, हर दिन घुटती रहती थी वो। लेकिन अचानक ऐसा जादू कर दिया था उसने मेरी बेटी पर कि वो कभी भी एंटोनी से अलग नहीं होना चाहती थी। मेरा एंटोनी को मारने का बिल्कुल मन नहीं था, कोई इरादा नहीं था, साफ कह रहा हूँ। वो तो बस गुस्से में मैंने एक टेबल दे मारी उसके सर पर, इससे वो मर गया, इसलिए मैंने उसकी लाश किचन में ही दफना दी। तो हमें कैसे भी करके बस उसकी लाश को अब ठिकाने लगाना होगा। एक बार बस शर्ली सोफी को लेने के लिए चले जाए, फिर हम लाश को ठिकाने लगाएंगे। तो रात को शर्ली बोर्डिंग स्कूल के लिए निकल जाती है ताकि सोफी को घर ला पाए। उसके जाते थॉमस और रॉय तुरंत किचन की जमीन खोदकर अंदर से एंटोनी की लाश को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि सिर्फ कंकाल रह गया है, इसलिए भट्टी में डालकर उसको जला दिया जाता है ताकि एंटोनी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बाद शर्ली सोफी को घर लेकर आती है। घर आकर तो सोफी बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ही रिलैक्स। मूवी के आखिरी सीन में शर्ली रॉय से कहती है कि मैंने पापा को एंटोनी के बारे में बात करते हुए सुना, उनकी बातों से मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। एंटोनी की मृत्यु के बारे में जब मुझे पता चला था ना, तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उस समय मैं तो एकदम सदमे में चली गई थी, यहाँ तक कि मैंने बॉडी को भी ध्यान से नहीं देखा और सबके कहने पर मान लिया कि यही एंटोनी है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि क्या वो सच में एंटोनी की लाश रही होगी। तो मैं अब बड़ी कंफ्यूज में रहती हूँ, मेरा दिल इसके लिए गवाही नहीं करता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वो लाश एंटोनी की थी नहीं, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपने दिल को शांत करने के लिए एंटोनी का केस फिर से ओपन करवाऊंगी। दोस्तों, ये सुनकर रॉय का चेहरा बिल्कुल उठ जाता है। वो सदमे में जा चुका था कि अगर केस दोबारा ओपन हुआ तो थॉमस तो जेल जाएगा ही, लाश को ठिकाने लगाने के आरोप में मैं भी जेल जाऊंगा। लेकिन मैंने कितनी बार कहा आपको, कुछ डायरेक्टर बड़े वैसे होते हैं दोस्तों, मूवी को आधे में छोड़ देते हैं। या तो उनपे पैसा नहीं रहता, या वो सोचते हैं कि ऑडियंस का दिमाग बहुत तेज है, वो खुद सोच लेंगे आगे क्या होना था, या फिर वो बेवकूफ डायरेक्टर कहलाते हैं जो इस तरह मूवी को छोड़ देते हैं। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं क्या क्या होगा आगे। आप भी सोच लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।